लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए बुधवार शाम को प्रचार समाप्त हो गया। इस चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। तो वहीं यूपी की 8 सीटों पर भी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। वहीं जनता के मुद्दे और पार्टियों के एजेंडे देखने के बाद हवा का रुख बता रहा है कि वेस्ट यूपी में फाइट तगड़ी है। संवाददाता राजेश यादव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, कल उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव है, साथ ही साथ देश में कुल 102 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही हैं, जहां एक तरफ जयंत चौधरी ने एनडीए का दामन थाम लिया, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश और राहुल ने कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मैसेज देने की कोशिश की। तो इसका कितना असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है? बात करें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा लगातार कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें भाजपा जीत रही है, लेकिन एक चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम यूपी में जाट नेता या जाट कार्यकर्ता या जाट अगर यूं कहें तो किसान, पश्चिम यूपी के जाट किसान जिस तरीके से बीजेपी से नाराज है, उस तरीके से साफ साफ लग रहा है। अभी आपको एक चीज और बता दें कि जिस तरीके से संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच में अंतर्द्वंद चल रहा है और लगातार बीजेपी के मुखिया आला कमान योगी आदित्यनाथ दोनों को मनाने की भी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो पश्चिम यूपी में लड़ाई बिल्कुल एकदम अगर कही जाए तो कांटे की टक्कर है। लड़ाई पश्चिम यूपी की जो 8 सीटें हैं अभी जो जिसपे कल चुनाव होना है, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। उसमें इंडिया गठबंधन और बीजेपी में वहाँ मजबूत लड़ाई देखने को मिलेगी। राजेश, अगर देखा जाए मुजफ्फरनगर सीट पर तो इमरान मसूद के फेवर में प्रियंका गांधी ने जो रोड शो किया उसमें भारी जनसैलाब भी देखने को मिला था। बिल्कुल, अगर बात की जाए इमरान मसूद की तो बिल्कुल बात सही है। मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से इमरान, देखिए 8 सीटें हैं, 8 सीटों में इमरान मसूद जो मुजफ्फरनगर की सीट है वहां भी प्रियंका ने रोड शो किया। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से वहां पे जनसैलाब उमड़ा, जिस तरीके से वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, उसको देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को बिल्कुल कड़ी टक्कर मिल रही है 8 सीटों पर। बिल्कुल राजेश, अगर देखा जाए तो इन 8 सीटों पर चुनाव होना है, ये कोई मामूली सीट नहीं है। अगर हम मैप पे एक बार देखें तो उत्तराखंड से आप नीचे आएंगे और ये सारी सीटें धान का कटोरा, गन्ने का खजाना है, ये खेती मजबूत सोर्स है यहाँ पर। अगर हम 2019 को देखें तो मैसिव किसान प्रोटेस्ट के बावजूद भी बीजेपी ने अपनी तगड़ी जो पकड़ इस सीट पर बनाई थी और जीत दर्ज किया था। लेकिन अगर इस बार की बात करें तो इस बार बिल्कुल उससे उलट होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और सैकड़ों किसान, कम से कम 600 से 700 किसान की मौत हो गई है। उसके अलावा आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ियां, बीजेपी नेता ने गाड़ियां चढ़ाई दी। तो कुल मिला जुला के देखा जाए, अच्छा दूसरी चीज आपको एक चीज और बता दें कि जयंत चौधरी किस तरीके से आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हुआ था, लेकिन अभी वहां के जो मेरठ के और साइड जो वहां पश्चिम यूपी के जो भी नेता हैं, जो भी किसान नेता हैं, उन लोगों ने कहा कि आरएलडी के जाने से कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जाट किसान नेता जो हैं वो जयंत चौधरी से भी नाराज हैं, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से किसान के मुद्दे पर, चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे वहाँ किसान का मुद्दा हो, तो जिस वहाँ के मुद्दों पर बात नहीं बनी थी किसानों से, उसको लेकर किसान खासा नाराज हैं और इसका असर जो है इस लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। बिल्कुल राजेश, देखिए जहां मुजफ्फरनगर सीट से संजीव बालियान जो बीजेपी में मिनिस्टर है, रामपुर से आजम खां, दोनों की साख दांव पर है और दोनों अपनी अपनी सीटों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है कि संजीव बालियान जिस तरीके से मजबूत पकड़ रखते हैं, लेकिन एक चीज आपको बता दें कि सबसे बड़ा फैक्टर पश्चिम यूपी में इस समय राजपूत का चल रहा है, क्योंकि संगीत सोम जिस तरीके से संगीत सोम और वहां पर पश्चिम यूपी में टिकट जिस तरीके से नहीं दिया गया, चाहे 2019 की बात करें, चाहे
2014 की बात कर लें तो जिस तरीके से 2014 में राजपूतों को वोट दिया गया, प्रत्याशी बनाया गया था, और 2019 में और कम कर दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया, और उसी को देखते हुए 2024 में इस बार राजपूतों का टिकट बिल्कुल काट दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो उस चीज को लेकर संगीत तुम और संजीव बालियान के बीच में अंतर्द्वंद चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, पश्चिम यूपी में राजपूत जो है लगातार महासम्मेलन कर रहा था, और महासम्मेलन का नतीजा साफ निकल कर यही आने वाला है कि राजपूत जो है इस बार बीजेपी से कतराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल राजेश, देखिए बड़ी दिलचस्प होने वाली इन 8 सीटों की चुनाव देखना। ऐसे में देखना ये भी होगा कि पहला दरवाजा तोड़ के जीत की ओर कौन बढ़ता है। ऐसे में जहां एक तरफ एनडीए, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पीडीए का नारा देख रहे हैं, लेकिन इस सबके इतर अगर देखा जाए तो बसपा कहीं ना कहीं इस बार मायावती पर जो एक इल्जाम लगाया जाता था बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का, उन्होंने टिकट के बंटवारे इतनी समझदारी से किए हैं कि वो टैग, वो चस्पा जो उन पे लगता था वो हटाने की कोशिश की है उन्होंने। बिल्कुल, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो की बात की जाए तो बसपा सुप्रीमो ने जहां पर जैसे समाजवादी पार्टी का जो वहां पे वोट फैक्टर है तो उसके विरुद्ध उन्होंने वहां पे कैंडिडेट खड़ा किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछला 2019 का जो चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी के साथ में बीएसपी का गठबंधन था, तो समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर था वो बहुजन समाज पार्टी पे वो तब्दील हुआ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर था वो समाजवादी पार्टी के पाले में नहीं तब्दील हुआ। तो जाहिर सी बात है इस वजह से बीजेपी बसपा की सीटें आई थी। लेकिन इस बार जो है बसपा जो है एकला चलो के पैटर्न पे चल रही है, लेकिन उसका कोई खासा असर नहीं दिखेगा, क्योंकि जनता जानती है कि बसपा जो है वो चुनावी लड़ाई में नहीं है। तो इससे अच्छा है कि फर्जी जो है अगर हम उसको वोट करते हैं तो हमारा फर्जी जाएगा, लेकिन जो बसपा का कोर वोटर है वो बसपा को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अन्य जो वोटर हैं वो बसपा के पाले में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर बीजेपी को कोई टक्कर देने वाला है तो इंडिया गठबंधन है, इसलिए जो है बाकी जो वोटर हैं वो सब जो है वो इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी के पाले में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर आजाद भी खासा एक्टिव रहे हैं, कितना डैमेज बीएसपी के कोर वोटर को वो पहुंचाने में कामयाब नजर आ सकते हैं इस बार राजेश? हाँ बिल्कुल, आपने ये बात जो आपने बात कही है बिल्कुल बात सही है। चंद्रशेखर रावण जो है वो कहीं न कहीं बीएसपी के जो कोर वोटर हैं उस पर सेर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि चंद्रशेखर रावण एक मजबूत कद्दावर नेता है, और खास करके जो अनुसूचित जाति है उसके नेता हैं और उनके लोगों में एक पकड़ बनाते हैं। और खास करके पश्चिम यूपी पे जो नगीना की सीट है वहां पर वो मजबूत दावेदार है। और एक चीज और बताते कि जो बसपा का कोर वोटर है उसमें सेब लगाने की बिल्कुल पूरी कोशिश उनकी है, और जाहिर सी बात है कि उनकी जो कोशिश है वो कामयाब ही रहेगी। जी बिल्कुल, फिलहाल भी नजर बनाए रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश। जो शोर है इन 8 सीटों के लिए वो थम गया है। इन 8 सीटों पर पहला द्वार कौन तोड़ने वाला है? क्या बीजेपी अपना जलवा और जलाल कायम रखेगी या फिर सपा और कांग्रेस उससे ये सीटें लेने में कामयाब रहेगी? 8 सीटों पर चुनाव होना है। सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में कल मतदान है। ऐसे में देखना यह होगा कि कौन अपना कितना असर पहले इस दरवाजे को तोड़ने में कामयाब नजर आएगा। 2019 में अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास इनमें से 4 सीटें थी, वहीं समाजवादी पार्टी के पास 2 और बीएसपी के पास 2 सीटें थी। जहां एक तरफ इस बार अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खासा असर छोड़ने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा ने इमरान मसूद के फेवर में रोड शो किया। भारी जनसैलाब प्रियंका गांधी के रोड शो में देखने को मिला था। 2022 का भी नतीजा इस इलाके का जनता ने देखा है। मैसिव फॉर्मल प्रोटेस्ट के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में बेहद ताकतवर होकर उभरी थी। ऐसे में इस बार का रिजल्ट काफी दिलचस्प होगा। देखना यह होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि खेती की बहुत भारी समंदर कही जाती है, खेती यहाँ का कोर है, ऐसे में किसान का प्रोटेस्ट, तमाम किसान नेताओं का एक्टिव होना, तमाम तरह के फैक्टर्स का कितना असर पड़ेगा
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इन 8 सीटों के लिए चुनावी शोर थम गया है। कल इन 8 सीटों पर मतदान होना है। संवाददाता अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनुराग, 8 सीटें, ये 8 सीटें हर मायने में खास हैं। चाहे किसान नेता हो, केंद्रीय मंत्री हो, युवा नेता हो या फिर तमाम प्रोटेस्ट का असर, सब कुछ इन 8 सीटों में देखने को मिलेगा। ऐसे में क्या कुछ माहौल, क्या कुछ प्रतिक्रिया जनता की है कल मतदान के पहले से? यहाँ पे 27 सीटें हैं और 2019 में हमने देखा 27 में से जो 18 सीटें थी बीजेपी खाते में गई और बाकी बसपा और सपा का जो गठबंधन था उसके खाते में गई। जाहिर तौर से 2019 से लेकर 2023 तक तमाम चीजें बदल गई। किसान बिल जो आए वो वापस हो चुके हैं, तमाम प्रोटेस्ट ले चुके हैं और खासतौर पर पश्चिम यूपी की जमीन है तो खेती किसानों वालों के लिए ज्यादा रखी हुई, क्वार्टर तक की महत्व रखती है। तो ऐसे में तमाम जो फैक्टर्स हैं खेती किसान जुड़े हुए वो भी मायने रखते हैं। इसके अलावा जो आपसी अदावत चल रही है संजीव बालियान और संजीव सोम के बीच में, जो ठाकुर और जाट वोट को लेकर के, वो भी सबके सामने खुलकर सामने आ चुकी है क्योंकि सीएम योगी भी उनके बीच जो संबंध बेहतर करने की कोशिश कर चुके हैं एक मंच पे, लेकिन फिर भी वो होते नजर नहीं आ रहे। जाहिर तौर से जो आपसी वोट बैंक की लड़ाइयां हैं उसको लेकर के तमाम चीजें दिखती है। इसके अलावा इंडी गठबंधन है, उसने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया लेकिन वो भी काफी बात किया। तो ऐसे में ये भी एक सेंटर हो सकता है कि जो वोटर्स को लुभाने का समय उसके पास कम रहा, लेकिन बीजेपी के जो कद्दावर नेता है वो मंच से तमाम अपनी उपलब्धियां गिनाते रहे, दलीलें देते रहे और ये बताते रहे कि क्या कुछ उन्होंने किया है लोकसभा क्षेत्रों में और किस तरीके से वो आगे क्या कुछ करने वाले हैं। जो घोषणा पत्र भी आया उसमें साफ तौर से दिखाई देता है कि युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को लेकर, बेहतरी को लेकर क्या कुछ करने वाली बीजेपी और इसके अलावा पार्टी जो घोषणा पत्र है वो भी सबके सामने है। तो ऐसे में इन घोषणा पत्रों का आकलन भी पब्लिक कर रही है, वोटर्स कर रहे हैं, किसका घोषणा पत्र उनके हितों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो साफ तौर से ये देखा जा सकता है कि वोटर्स जो कल वोट डालने जाएंगे इन फैक्टर्स पर जरूर देखेंगे कि किन फैक्टर्स के आधार पर क्या कुछ उससे फायदा हो सकता है और पिछले चुनाव से लेकर के क्या कुछ तस्वीर बदली है ये देखना रोचक रहेगा। बिल्कुल अनुराग, हम आपके पास वापस आएंगे और सीधे आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में लिए चलते हैं। दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में सिकंदराबाद में उपस्थित गौतम बुद्ध लोकसभा सीट के सभी मेरे मतदाता बहनों और भाइयों, कल आपने रामनवमी के आयोजन को पूरी भव्यता के साथ संपन्न किया है और आज मुझे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के सिकंदराबाद में आप सबसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण में पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में कल मतदान होगा और दूसरे चरण में गौतम बुद्ध नगर कि इस लोकसभा की प्रतिष्ठित सीट पर भी मतदान करने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, आप आज एक नए भारत में हैं। जो लोग 2014 के चुनाव के साक्षी हैं वे लोग इस बात को जानते होंगे 2014 में कैसा भारत हमें प्राप्त हुआ था। उनका यह दायित्व बनता है कि वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं भी, जो नवोदित मतदाता हैं उनको भी बताएं कि 2014 में एक ऐसा भारत था जिसमें परस्पर अविश्वास था, लोगों के मन में आक्रोश था, लोग इस बात के लिए आशंकित थे
कि क्या होगा हमारे भारत का। दुनिया में सम्मान घट चुका था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, देश के अंदर कहीं आतंकवाद, कहीं नक्सलवाद, कहीं अलगाववाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, विकास के कार्य ठप पड़ चुके थे, देश की सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका था, युवा निराश था, किसान आत्महत्या कर रहा था, महिलाएं असुरक्षित थी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे डकैती पड़ रही थी। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में दुनिया में सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या का समाधान हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के समय से हमारे पदाधिकारी नारा लगाते थे कि जिस जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कश्मीर में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हुआ था। और कांग्रेस ने समस्या दी थी, जिसने आतंकवाद फैलाया न जम्मू कश्मीर में, न केवल बल्कि पूरे देश को आतंकवाद की चपेट में ला दिया। रोज विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मरते थे, व्यापारी तबाह होता था, परिवार के परिवार तबाह हो जाते थे और एक कांग्रेस के लोग तमाशबीन बने रहते थे। एक भी बार ये लोग आतंकवाद के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं थे। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई। महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने के लिए 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त हो गई। बहनों और भाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ये सिकंदराबाद सबसे नजदीक है जेवर के, और जेवर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपके सामने एक उदाहरण है। बहनों और भाइयों, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके पास बन रहा है। इसका सर्वाधिक लाभ तो सिकंदराबाद और जेवर को ही होने जा रहा है। यही लोग सबसे ज्यादा लाभ भी लेंगे। हां, अर्थव्यवस्था प्रदेश और देश की इसके माध्यम से सुदृढ़ होने वाली है। 12 लेन और 6 लेन के 8 लेन के हाईवे बने, रैपिड रेल की सुविधा हम देने जा रहे हैं, मेट्रो आ रही है। बहनों और भाइयों, रेल की कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन दादरी में हमारे विधायक बैठे हैं, इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर महेश शर्मा जी के इसी क्षेत्र में इसका भी लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा केंद्र, देश का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जहां लाखों नौकरियां निकलने वाली हैं। बहनों और भाइयों, ये पहले दुनिया के अंदर इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता था, लेकिन आज सौभाग्य से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, या बनने जा रहा है, या बन रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। 80 करोड़ गरीब देश के अंदर पिछले 4 साल से मुफ्त में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। वे कहीं भी जाकर के उपचार करा सकते हैं। और हमारे यहां तो उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था दी कि आयुष्मान कार्ड किसी के पास नहीं है, बीमार हो गया है, हमारा कोई विधायक, हमारा कोई सांसद या पीड़ित व्यक्ति स्वयं भी मुझे एक पत्र लिख देता है, तो प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट खोले, मैं सीधे जनधन अकाउंट से पैसा भेज देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कोई बीमार होगा तो उस परिवार की क्या स्थिति होती होगी। और इसलिए बीमारी के
कारण उस परिवार पे कोई आर्थिक बोझ न पड़ने पाए, इसकी जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेती है। उपचार का खर्चा स्वयं वहन करने के लिए तैयार रहती है। सभी मेरे मतदाता बहनों और भाइयों, कल आपने सभी मेरे मतदाता बहनों और भाइयों, कल आपने सभी मेरे मतदाता बहनों और भाइयों, कल आपने सभी मेरे मतदाता और आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना। रुक करेंगे खबरों का। अगली खबर एटा से है। एटा में नेशनल हाईवे 91 पर सुन्ना नहर के पास डिवाइडर से कार टकरा गई। वहीं इस हादसे में 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। हादसे में एक युवक की भी मृत्यु हुई है, जिसकी शनिवार को शादी होनी थी। वहीं घायलों को सफेई मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। हादसे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर से कार नीचे गिर गई और कार के पर खच्चे उड़ गए। वहीं इस हादसे में कार सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत रहा कि कार का एयरबैग खुल गया, जिससे 4 युवकों की जान बच गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।